नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका 5 की पंचायत में। मैं हूं निखिल सिंह और केंद्र की मोदी सरकार ने रबी फसलों की एमएसपी में खासी बढ़ोतरी की है और यह फैसला कर लिया गया है कैबिनेट की बैठक के बाद। और इसके साथ ही 2013-14 से अगर तुलना करें तो पिछले 10 वर्षों में तमाम फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगभग 2 गुने की वृद्धि हुई है। तो इस तरह मोदी सरकार जब ये कहती है कि किसानों के कल्याण के लिए वो प्रतिबद्ध है तो उसकी बात में दम दिखता है, कुछ सब्सटेंस दिखता है। लेकिन हमने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों में किसानों के मुद्दों पर ढेर सारी बातें की गई। सरकार का कहना है कि उन्हें लगातार बरगलाने की कोशिश की गई है और ये सरकार और बीजेपी लगातार कहते रहे, सत्ता पक्ष के लोग कहते रहे और कहा गया है कि एक झूठ फैलाकर, फेक नैरेटिव बनाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश विपक्षी पार्टियां लगातार करती रही हैं। पिछले समय हुए किसान आंदोलन भी उसी की परिणति थी और जब किसानों को खुले बाजार में भी जाने के अवसर मिले हैं और फसलों की एमएसपी में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है तो ये फेक नैरेटिव ध्वस्त हुआ है और ये जो चुनावों में परिणाम आए हैं वो उसको दिखाते हैं। बीजेपी के दावे के पीछे हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर जम्मू रीजन के जो चुनावों के परिणाम आए हैं वो दिखाते हैं कि ये दावे जो हैं विपक्षी दलों के वो ध्वस्त हुए हैं और विपक्षी दलों के जो किसानों ने सत्ता में उनको वापसी नहीं करने दी। ये दरअसल फेक नैरेटिव क्यों कहा जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि किसानों को जानबूझकर भ्रमित करने की कोशिश की गई? क्योंकि हार के बाद कुछ किसान नेताओं की जुबान पर यह दर्द खुलकर उभर आया कि हमने तो पूरी कोशिश की थी लेकिन विपक्षी दल उसका फायदा नहीं उठा पाए। तो फिर यह पूछा जाएगा कि यह किसान आंदोलन था या सियासी साजिश थी? ऐसे में सवाल यह भी उठेगा कि देश के अन्नदाता को बरगला कर वोट हासिल करना और देश के को अराजकता की आग में झोंक देना कहां की सियासत है और ये कितना जायज है? क्या सत्ता हासिल करने के लिए ये मोडस ऑपरेंडी या ये जो रणनीति जिसको कहते हैं, मोडस ऑपरेंडी ही कहूंगा मैं, क्या ये सही कहा जा सकता है? और क्यों ना इसको राजनीति नहीं बल्कि देश विरोधी कृत्य माना जाए? आज चर्चा मोदी सरकार की जो किसान समर्थित नीतियां हैं उस पर होगी और बात ऐसी सियासत की भी होगी जिसका मकसद येन केन प्रकारेण सत्ता हासिल करना है। तो इसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर इस पूरे विषय पर चर्चा की शुरुआत करें हम, उससे पहले आपको दिखाएं कि इस पूरे विषय पर किसने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ कह रहे हैं जो आम किसान हैं और क्या कुछ कह रहे हैं तमाम जो नेता हैं इससे जुड़े हुए। वो अब रबी की फसल के जो दाम हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य के, गेहूं के, जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम प्रति क्विंटल जो नई दरें हैं, गेहूं 2025-26 के लिए 2425 रुपया प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। जौ की एमएसपी बढ़कर 1980 रुपये होगी और लागत पर जो लाभ दे रहे हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने तय किया था कि वास्तविक लागत पर कम से कम 50%। केंद्र सरकार ने कणक का रेट 150 रुपया प्रति क्विंटल वाधा किया ते सरों तिलों दे विच 300 रुपया प्रति क्विंटल ते दालां दे विच जो 275 रुपये प्रति क्विंटल वाधा किया। ਇਹਦੇ ਨਾਲ किसान खुशहाल होएगा। किसानों के लिए मतलब फसलों में बढ़ोतरी की है ना, ये जैसे सूरजमुखी होगी, गेहूँ होगी, सरसों में, इसको सभी किसानों को लाभ मिलेगा।
इसके चलते सबको किसानों का फायदा होगा। बहुत बढ़िया करे। ये हमारे इलाके में बस 3 फसलें होती है और नहीं बढ़िया कीता, सरकार का धन्यवाद। सरकार ने फसलों पर एमएसपी बढ़ाकर बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि मैं भी एक गरीब घर की बेटी हूँ। मेरे पिताजी भी फसल का काम करते हैं और दिवाली के समय ये एमएसपी बढ़ाकर बहुत ही अच्छा कार्य किया है, क्योंकि इससे बहुत हमारी अच्छी कमाई हुई। ये फैसला किसानों के लिए बहुत ही हितकर है और किसानों को इससे बहुत फायदा होगा और हम इस कैबिनेट के फैसले की प्रशंसा करते हैं। बढ़ोतरी से किसानों को लाभ मिलेगा इसका, और जो किसान आंदोलन करते थे, किसान उपग्रह करते थे कि हमारी उपज बर्बाद हो रही है, इससे अब बेनिफिट होगा, उसका उपज का लाभ मिलेगा। उन्होंने बढ़ोतरी की है तो अच्छा है। ये महंगाई की दृष्टि से तो ठीक ही है भाई, महंगाई वैसे बढ़ रही है, ये कर दिया गया है तो अच्छा है। किसान आंदोलन इस मैच में खिलाड़ी नहीं था। किसान आंदोलन की भूमिका थी पिच तैयार करनी। पिच हमने तैयार की। मैं ये मानता हूँ कि जो भूपेंद्र हुड्डा है वो अति बुद्धिहीन है। हरियाणा में जो माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में वो हमने बनाया, वो किसान वर्ग ने बनाया। किसान चलो मेरे को नहीं दी थी, दूसरे 2 किसान लीडरों को दे देता, कम से कम लोगों के अंदर ये तो जाता कि हाँ अब किसानों का कौन है जी, बीजेपी। वैसे किसानों की तो हमने कांग्रेस नजदीक नहीं लगाती, पर कहाँ जाएंगे जी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कांग्रेस हाईकमान को कि अब भी जो विपक्ष का नेता बनाना है वो भूपेंद्र हुड्डा को ना बनाए, क्योंकि पिछले 10 सालों में भूपेंद्र हुड्डा ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। किसान यूनियन ने विपक्ष की भूमिका निभाई थी, भूपेंद्र हुड्डा ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। और अगर आगे भी ऐसा रहा तो फिर आगे भी मत उम्मीद करना कि कांग्रेस का राज आएगा। जो चंडूल जी का वक्तव्य आया है, इसने फिर कांग्रेस की जमीन के अंदर क्या छुपा हुआ था वो उजागर कर दिया है। स्पष्ट रूप से वो कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस के पक्ष में किसान आंदोलन खड़ा करके माहौल बनाया और कांग्रेस उसका लाभ नहीं ले सकी। अब कांग्रेस की कलई खुल गई, बहुत साफ हो गया कि जिस आंदोलन को वो सहज और स्वाभाविक आंदोलन कह रहे थे, वो कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित और पोषित आंदोलन था। ये आज के चंडूनी जी के इस वक्तव्य से साफ हो गया। और राहुल गांधी जी के शब्दों में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ये जितने आंदोलन खड़े होते हैं जो कहते हैं मैं गैर राजनीतिक आंदोलन हूं, सबका अंतिम लक्ष्य सत्ता होता है। हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस ने किया है, हरियाणा वालों ने कम से कम वो नहीं होने दिया। इसके लिए मैं हरियाणा की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं समझता हूं कि हरियाणा में तीसरी बार लगातार सरकार बनना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। यह एनडीए सरकार ही है जो कि प्रदेशों में लगातार बनाने का रिकॉर्ड बनाती है। हर बार सरकार बनती है। आप गुजरात, मध्य प्रदेश से किए 5 बार सरकारें बन चुकी हैं। हर स्थान पर उत्तर प्रदेश जैसे इलाके में, बिहार में आज 5 बार हमारी सरकार बन चुकी है। तो यह बताता है कि एनडीए का अर्थ विकास है और इंडी गठबंधन का अर्थ केवल अफवाह फैलाकर, झूठ बोलकर, झूठे वादे करके वोट पाने की कुचेष्टा करना है। तो आपने देखा कि किस तरह से क्या कुछ कह रहे हैं किसान जो हैं, जो ऑन ग्राउंड जो हमारे रिपोर्टर्स गए उन्होंने जो किसानों से बात की वो क्या कह रहे हैं किसान इस एमएसपी के बढ़ोतरी के बाद। और ये जो पूरा प्रकरण रहा, किसान आंदोलन, तमाम जो चुनाव आए, हरियाणा के चुनाव, जिस तरह से जम्मू में जो रिजल्ट्स आए, वो क्या कुछ कहते हैं और बीजेपी के नेताओं के जो दावे हैं आखिर वो क्यों ना ऐसा कहें, उनके पास ये कहने के लिए सब्सटेंस है। तो इस पूरे विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, आपसे हम उनका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सिद्धार्थ जी आपका। हमारे साथ दुष्यंत नागर जो कि कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो जुड़े हुए हैं। दुष्यंत जी बहुत स्वागत है आपका। संजय राणा जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी स्वागत है आपका। हमारे साथ चौधरी साबित मलिक जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है किसान यूनियन के, वो जुड़े हुए हैं। चौधरी साहब बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ कृष्णवीर चौधरी जो कि अध्यक्ष हैं भारतीय कृषक समाज के, जुड़े हुए हैं। कृष्णवीर जी आपका बहुत स्वागत है।
और इस चर्चा की शुरुआत करें, सबसे पहले अगर हम चौधरी साबित मलिक आपके साथ आपका रिएक्शन लेना चाहें। पहला चौधरी साबित मलिक के पास आएंगे, कुछ टेक्निकल एरर बताया जा रहा है मुझे, लेकिन उससे पहले अगर हम संजय राणा जी के पास आएँ, और संजय राणा जी हमें चाहेंगे कि एक जिसको कहते हैं कि डिबेट जब जिसकी शुरुआत होती है, अगर आप देखें तो उसमें 2 पॉइंट्स दरअसल सीधे तौर पर दिखाई दे रहे हैं। एक तो एमएसपी की बात, जिसको लेकर के सारे आंदोलन की बात कही गई थी, उस पर हमने देखा है कि पिछले 10 वर्षों में 2 गुना लगभग तमाम फसलों पर 2 गुना, कहीं पर ज़्यादा कहीं थोड़ा बहुत कम, लगभग 2 गुना हो रही है एमएसपी। तो यानी कि जो किसानों के साथ जो प्रतिबद्धता जताने की बात मोदी सरकार ने कही थी वो दिखाई दे रही है। और दूसरी बात, जब किसान आंदोलन से राजनीतिक लाभ लेने की जो बात है, कैसे आप देखते हैं कि इस देश में किसानों को बरगला कर सियासत करना या उनके साथ खड़े रहना, अब ये एक तरह से 2 टोलियां बनती हुई दिख रही हैं। जो सरकार ने आज अनाउंसमेंट किया है, जो कृषि मंत्री ने अनाउंसमेंट किया, उसको देखते हो सराहनीय कदम है। देखिए, हम सब जितने यहाँ पे पैनल पे बैठे हैं, कहीं ना कहीं हमारी जो पृष्ठभूमि है वो कहीं ना कहीं गांव से है, और हमारे खेती आज भी सबके घरों में होती है। तो जो भी काम अभी तक हुए हैं, जो भी अगर आप जो भी क्रॉप देख लीजिए, 23 की 23 क्रॉप उठा के देख लीजिए, तो तकरीबन 50 से लेकर के 100% की में वृद्धि हुई है एमएसपी के प्राइस पे अगर तुलना की जाए। चाहे 2012 का रेट देख लीजिए गेहूं का, आज का गेहूं का रेट देख लीजिए, चाहे बाजरे का रेट देख लीजिए, 2012 का अभी का रेट देख लीजिए, तो तकरीबन 50 मिनिमम है, 100 मैक्सिमम तकरीबन ग्रोथ हुआ है एमएसपी के प्राइस में। देखिए, हर देश में कोई भी चीज होती है उसमें रिफॉर्म की जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि हर जगह क्रांति आई, लेकिन कहीं ना कहीं किसान, जो हमारे किसान भाई और हमारी किसानियत है, उसमें रिफॉर्म नहीं हो पाया है। जहां तक आंदोलन की आप चर्चा कर रहे थे, तो वो प्रायोजित आंदोलन था। मैं तो इस आंदोलन का एक भागीदार भी रहा हूं, और अब बहुत बारीकी से, बहुत अंदर बैठ के इसको देखा हूं, किस तरह के आंदोलन को चलाया जा रहा था। उसको देखने के बाद ये समझ में आया कि आंदोलन कभी किसानों के लिए था ही नहीं, तो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित था। और उसमें कोई बोलने में मुझे कुरेज नहीं है कि बताइए कि आप वही पंजाब के किसान 1990 से पेट्रोलेस के साथ यानी पेप्सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। जब आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात आती है तो आप होहल्ला मचाने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूरा समीकरण बना है, या पूरा समीकरण बनाना की कोशिश की गई है, ये एक तरह से दिखाता है कि किसी न किसी के द्वारा प्रेरित था, कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक पार्टी से प्रेरित था, और इसको कहीं ना कहीं एक किसान आंदोलन का रूप। देखिए, किसान हमारे जो एक समाज है, तकरीबन पहले 70% कहा जाता है कृषि प्रधान देश, हमारा 70% वहां से आता था, 52 हो गया है। तो वो चीजें कम हुई, लेकिन आज भी लोग गांव से जुड़े हुए, आज भी लोग जमीन से जुड़े हुए हैं। तो ये बोल दे कि नहीं, हम किसानियत नहीं करते और हमें लाभ नहीं है, अभी भी बहुत सारी चीजों में बदलाव की जरूरत है, चीजों में चेंजेस लाने की जरूरत है, पॉलिसी में बदलाव के लाने की जरूरत है। लेकिन अगर उस पॉलिसी को अगर क्रियान्वयन करना पड़ेगा, तो उसमें कहीं ना कहीं बैठ के चर्चा करनी पड़ेगी। मैं एक छोटी सी बात से अपनी वाणी पर विराम दूंगा। देखिए, सरकार ने एक रिक्वेस्ट की थी कि एक कमेटी बनाई, इसमें 3 किसान नेताओं के नाम मांगे गए थे। मैं इस टीवी डिबेट में बोल रहा हूं, हमारे किसान भाई भी बैठे हुए हैं और एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी बैठे हुए हैं। ये बता दें, 3 किसान नेताओं के नाम आज तक दे पाए। तो देखिए, आपको राजनीति करनी है या किसानों के पक्ष में काम करना है, ये दोनों अलग अलग चीज है। अगर राजनीति करनी है तो किसानों को भला नहीं हो सकता। जहां तक एमएसपी की चर्चा हो रही है, 1965 से एमएसपी है। बताइए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2006 में आ गई थी, 2014 तक सो रहे थे। तो आपको कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। आप क्या, जहां जहां सरकार है वहां एमएसपी पे खरीदारी हो रही है। आप 3 दिन पहले पंजाब में देख लीजिए भाई साहब, क्या हाल था, सरकार के खिलाफ किसान वहां पे आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन क्यों हो रहा है, आपके अपने स्टेट में आंदोलन क्यों हो रहा है? तो ये दर्शाता है कि आपकी मंशा किसानों की भलाई की नहीं थी, आपकी मंशा कहीं न कहीं सरकार को बदनाम करने की थी, और सरकार द्वारा अच्छे काम करने को उस पर पूर्ण स्टॉप और पूर्ण विराम करने का काम करने की कोशिश की जा रही थी। और इसका नतीजा हमने देखा हरियाणा में। और 3 दिन पहले आप ही के टीवी डिबेट में लोग, जो वरिष्ठ किसान नेता था, आके पूरी की पूरी चीजें बता दिए। तो उसमें आज के दिन में सब कुछ खुल चुका है, जो पर्दे के पीछे था वो भी खुल चुका है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस का पर्दाफाश हो चुका है। ठीक है, तो कांग्रेस का पर्दाफाश हो चुका है। आप ये कह रहे हैं, दुष्यंत नागर से इसका जवाब ले लेते हैं। दुष्यंत नागर, जिस तरह से कह रहे हैं कि कांग्रेस का पर्दाफाश हो चुका है, दरअसल एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की थी आप लोगों ने, आपके नेताओं ने, और वो चला नहीं। एमएसपी पर देख रहे हैं कि लगातार उसकी बढ़ोतरी हो रही है, कि जो सरकार है वो बार बार इस बात को कह रही है कि हम कोई भी काम जो किसानों के हित में होगा वो करने के लिए तैयार हैं। बावजूद जो राजनीति का जो स्तर है वो इस लेवल पर भी ले आया गया है कि चाहे अराजकता हो जाए लेकिन वोट चाहिए।
आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रहा है, एक बार अपना लैपटॉप या मोबाइल चेक कर ले जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं। जी अब आ रही है आवाज? जी 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 जी। तो मैं राणा जी की बात को ही आगे बढ़ाना चाहूंगा, जो इन्होंने कहा कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश थी। भाई सरकार तो बदनाम है आपकी, सरकार बदनाम थी और इसीलिए खट्टर साहब को हटा दिया गया 9.5 साल के बाद में, नया चेहरा लाने की जरूरत पड़ी। दूसरी बात जो आपने अपने विश्लेषण में बताया कि किसानों का समर्थन भाजपा के साथ है, सिर्फ 22,000 वोट अगर कांग्रेस के पक्ष में होती तो आज सरकार कांग्रेस पार्टी की होती। कांग्रेस पार्टी अगर अपने बागियों को रोक लेती तो कांग्रेस की सरकार आज होती। और अगर मत के हिसाब से ही आज विश्लेषण करो तो 60% मत भारतीय जनता पार्टी के विरोध में पड़ा है। ये मैं आपको बीच में रोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन दुष्यंत नागर जी ये तो इस लोकतंत्र की ये तरीका ही है कि जो 40% वोट पाता है, यहाँ पे आमने सामने की लड़ाई नहीं होती कि 51% जो पाएगा वही जीतेगा, और यही चुनाव लड़ने का तरीका है, यही चुनाव लड़ने का तरीका है। अब आप कह रहे हैं कि अगर हम वोट पा जाते, अगर हमारे साथ बागी नहीं होते, तो ये तो देखिए ये तो इलेक्शन के साथ ही चलता रहेगा। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जब से हरियाणा का परिणाम आया है, हरियाणा की विजय को ये कह के प्रचारित कर रही है कि हमने किसानों की समस्या का समाधान कर दिया। नहीं, वो ये तो चाहे कह रहे हो ना कह रहे हो, ये तो बीजेपी वाले बताएंगे, लेकिन ये जरूर दावा करने का उनका हक बनता है कि किसानों ने हमें वोट दिया और तभी वो सत्ता में आए तीसरी बार। किसानों के एक वर्ग ने आपका वोट दिया हो सकता है, किसानों ने आपको वोट नहीं दिया। अगर किसानों पे आपको पूरा भरोसा है तो सिंधु बॉर्डर से आप हटा दीजिए बैरिकेडिंग, आने दीजिए। सिंधु बॉर्डर के आसपास के जो एरियाज हैं, जितनी विधानसभा सीटें वहां पर सब जगह कांग्रेस हार गई है, आपको पता ही होगा, अधिकांश जगहों पर कांग्रेस हार गई है। उनको अपना, अगर वो कोई मेमोरेंडम देना चाहते हैं, कोई धरना प्रदर्शन कोई लोकतांत्रिक तरीके से करना चाहते हैं, तो मेरा तो सिद्धार्थ जी से प्रश्न है, आप क्यों नहीं आने दे रहे? और मैं तो कहना चाहता हूं, ये मेरे आंकड़े, किसानों के साथ बैठक तो हो रही है, किसानों के साथ आज भी बैठक हुई है, किसानों के साथ आज भी बैठक हुई है, लगातार जो कृषि मंत्री हैं वो बैठक एक के बाद एक बैठकें कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? बैठकें कहां नहीं हो रही हैं और किसको रोका जा रहा है? बिल्कुल बैठकें हो रही हैं, लेकिन नाराज किसानों के साथ नहीं हो रही हैं सर। ठीक है, सिद्धार्थ यादव से इसका जवाब ले लेते हैं। और ये जो इनके अपने हैं, सिद्धार्थ यादव, इन्होंने 2 प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि एक वर्ग, किसानों के एक वर्ग ने ही आपको वोट दिया, 22,000 वोट अगर नहीं मिलते तो शायद ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन जाती। एक बात, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो नाराज किसान हैं उनकी बात आप नहीं सुन रहे हैं। आप एक बार अपना चेक कर लें। जी जी आप बोलिए। जी निखिल जी, अगर कोई सो रहा हो तो उसको जगाया जा सकता है, पर अगर कोई सोने की एक्टिंग कर रहा हो तो उसको जगाना बहुत मुश्किल काम है। कांग्रेस पार्टी के साथ आज वही स्थिति है। कांग्रेस पार्टी सोने की एक्टिंग कर रही है और इसलिए वो जाग ही नहीं सकती। मैं इस आर्ग्यूमेंट को बहुत बचकाना मानता हूं और बिल्कुल भी इसका समर्थन नहीं कर सकता। जो नागर जी कहना चाह रहे हैं वो 0.6% के वोट शेयर के फर्क को बताना चाह रहे हैं। देखिए, हर बार हर राज्य के चुनाव में हम देखते हैं कि वोट शेयर और सीटें ये 2 अलग चीजें हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा मत प्रतिशत मिला, समाजवादी पार्टी से 10% ज्यादा, पर हमारी सीटें 10 कम आई। समाजवादी पार्टी की सीटें हमसे ज्यादा आई और हम वहां पे सीटें कम लेकर के आए। यहाँ पे 0.6% के वोट शेयर, 22,000 वोट मिल जाता तो हम ऐसा कर लेते। ऐसा नहीं होता लोकतंत्र के अंदर। जहां पर आप जीते, आपका मामन खान तो 98,000 वोटों से जीत करके आया, पर जहां पे आप हार रहे हैं वहां पे आपकी जमानतें जब्त हो रही हैं। आपको क्षेत्रों में लोग वोट नहीं दे रहे क्योंकि आपका कार्यकर्ता नहीं था, लोगों ने आपको पसंद नहीं किया। यह है पहली बात। दूसरी बात, आपको ये कहना कि इस देश के अंदर आज हम किसानों को ये मैसेज देना चाहते हैं, हमने ये चुनाव लड़ा ये कह करके कि जो कांग्रेस पार्टी का प्रोपेगेंडा है कि किसान, पहलवान और जवान ये भारतीय जनता पार्टी से रूठा हुआ है, ये झूठा नैरेटिव है। क्योंकि अगर सबसे ज्यादा एमएसपी, सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी, पूरे देश में सबसे अच्छी एमएसपी देने की व्यवस्था किसी राज्य ने बनाई तो भारतीय जनता पार्टी के शासित हरियाणा राज्य प्रदेश ने बनाई। और उस हरियाणा प्रदेश की उस व्यवस्था पर प्रदेश के किसानों ने मोहर लगाने का काम करा। अगर खेल नर्सरी बना करके पहलवानों को और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन किसी ने दिया तो हमारी सरकार ने दिया। इसलिए हम तीसरी बार ऐतिहासिक मैंडेट के साथ
जीत करके आए हैं। 2014 से भी बड़ा मैंडेट हमको मिला है और 1972 हरियाणा तो राज्य ही बाद में बना, उसके बाद ये कभी भी नहीं हरियाणा में हुआ कि कोई सरकार तीसरी बार निकल करके आई। अगर वहां पर सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर दिए गए, अगर हरियाणा को करप्शन फ्री किया गया, अगर खर्ची पर्ची के मॉडल से दूर किया गया और हरियाणा के लोगों को वापस से स्वप्न देखने का अवसर किसी ने दिया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसीलिए सभी वर्गों ने हमारा साथ दिया। अब इनकी समस्या निखिल जी क्या है, ये जिन लोगों के कंधों पर रख करके बंदूक चलाते थे और अपनी राजनीतिक रोटी सेकते थे, वो खुद इनको आकर के एक्सपोज कर रहे हैं। चढ़ूनी जी ने खुद आकर के स्टेटमेंट दे दी, कांग्रेस पार्टी तो विपक्ष का काम ही नहीं कर पा रही है। जो माहौल इनके लिए बनाया गया था वो उनके द्वारा बनाया गया था और वो खुद चुनाव में खड़े हुए थे, उनको खुद 1700 वोट मिले हैं और जितने किसान नेता खड़े हुए थे उनको प्रदेश की जनता ने जवाब दे दिया, क्योंकि प्रदेश का किसान, प्रदेश का आम किसान, आम नौजवान वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। अब वो जो बहुसंख्य है और लोकतंत्र में जिसको चुनने का एक अधिकार है और लोकतंत्र में जिसका एक प्रमाण है, उसको तो ये एक वर्ग का बता देंगे कि ये एक वर्ग है जो भाजपा के साथ है। एक वर्ग हमारे साथ नहीं है, एक बहुत छोटा वर्ग है जिसको आप वर्ग ला करके, जिसको आप जिसके कंधे पे बंदूक रख करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, वो भी धीरे धीरे समझ रहा है, वो भी आपके खिलाफ बयानबाजी कर रहा है और वो भी आपको छोड़ करके जाएगा, क्योंकि अधिकतम किसान, अधिकतम नौजवान, अधिकतम पहलवान, अधिकतम खिलाड़ी, अधिकतम युवा सब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और इसीलिए ऐतिहासिक मैंडेट के साथ तीसरी बार आज हमने सरकार बनाई है और हमारे मंत्रिपरिषद ने शपथ ली। ठीक है चौधरी साबित मलिक, जब ये बात होती है कि ये जो पूरा किसान आंदोलन था, ये किस तरह से, ये तमाम सारे जो वीडियोस आ रहे हैं आपने भी देखा होगा और हमने अभी दिखाया भी है, तो ये जो कुछ किसान नेता हैं उनके ऊपर भी ये प्रश्न चिन्ह लगाता है। आपसे ये तो रिएक्शन चाहेंगे, साथ ही साथ जिस तरह से एमएसपी पर बढ़ोतरी हुई है, क्या रिएक्शन आप लोग देंगे? पिछले 10 वर्षों में कुछ और कहने को बचता है? ये बिल्कुल ठीक कह रहे थे, लेकिन इनसे ये पूछिए कि 10 वर्ष पहले सोने का क्या रेट था, चांदी का क्या रेट था, गैस का क्या रेट था, डीजल का क्या रेट था, पेट्रोल का क्या रेट था, ट्रैक्टर का क्या रेट था? क्या उस अनुपात में किसान की फसल का रेट बढ़ा है? ठीक है, आप लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। महंगाई दर देखिए कहां गई है और आपने उनको थोड़ा सा देकर कह रहे हैं कि हमने तो बहुत कुछ दे दिया है। ये नहीं है। अब किसान समझदार हो चुका है, वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना सीख गया है। और अगर हरियाणा की बात आप कर रहे हैं, वहां का किसान अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना जान रहा है और ये सब जान रहे हैं कि जहां जमीन बोल रही थी, इनके विपक्ष में बोल रहे थे और सारे एग्जिट पोल बोल रहे थे और इनके खुद नेता पार्टी छोड़ के भाग रहे थे, वहां पर कैसे ये सत्ता में आए हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। यानी आप भी वही ईवीएम वाली बात कर रहे हैं। दरअसल अभी आप ही के कोई एक कांग्रेस के साथी आए थे जो 3 बजे मेरे साथ एक और डिबेट में जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि ईवीएम के जैसे मुद्दे उठाने की वजह से ही हमारी पार्टी की बुरी गत हुई है। तो कम से कम ये जो किसान का जो मुद्दा है, यहाँ पर आप अभी ईवीएम की बात ना करें। और दूसरी बात ये भी कि जो आपने कहा कि ये जो किसान अपने मुद्दे खुद तय कर लेगा, वो तो आपके किसान के जो दूसरे नेता हैं उनके स्टेटमेंट्स लगातार आ रहे हैं कि हमने तो एक जमीन तैयार की थी, हमने तो पिच तैयार की थी, विपक्ष ही नहीं खेल पाया। तो ये तो साफ हो रहा है कि पिच तैयार की जा रही थी। निखिल जी, जब ये लोग विपक्ष में थे, ये भी हमारे मंचों पे आते थे और तमाम वादे करते थे। और वादे करना और पिच तैयार करना, देखिए चुनाव में वादे करना, सुनिए, चुनाव में वादे करना मिलनी चाहिए। नहीं ठीक है चौधरी साहब, चुनाव में वादे करना, जनता के बीच में जाना, ये तो लोकतांत्रिक दलों का अधिकार है। लेकिन उसके लिए एक पूरा नैरेटिव करना और लाल किले पर जाकर के जो जिस तरह से झंडा फहराने की कोशिश की गई, उसमें एक बाइट हमने ये भी बताई। उन्होंने कहा हम तो पार्लियामेंट घेर लिए होते उस दिन, हमें पता नहीं था कि हमारे साथ इतने लोग आ जाएंगे। तो ये जो अराजकता फैलाना किसानों के नाम पर, ये तो राजनीति नहीं हो सकती ना। निखिल जी, अराजकता किसान नहीं करते हैं, ये सरकार में बैठे उनके नाम पर, क्योंकि अब तो आप ही लोगों, देखिए आप ही के साथी जो तमाम है वो स्वीकार कर रहे हैं ना कि हमने तो पिच तैयार की थी। नियत थे किसानों पे, उनके लिए आप आवाज नहीं उठाओगे। कहा तो जा रहा है, आप ही के लोग तो बता रहे हैं, ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये तो आपके लोग बता रहे हैं, आप ही के जो संगी साथी हैं वो बता रहे हैं कि हम तो पिच तैयार कर रहे थे। अभी कहा, अभी अगर आप कहें तो दोबारा सुनवा दें, आपने जरूर सुना होगा उसको। उसमें क्या दिक्कत है?
अहिंसावादी तरीके से हम आंदोलन कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत नहीं है? अहिंसावादी आप तरीके से हमको आंदोलन कर तो रहे थे। अहिंसावादी तरीके से आप चलिए, अगर उसको अहिंसावादी तरीके से आंदोलन मान भी रहे हैं तो किस उद्देश्य से कर रहे थे? सवाल तो यही उठ रहा है ना। डर लगता है इनको। अरे डर वर तो लगता होगा, डर किसको लग रहा है? डर जिसको लगता होगा वो लग रहा होगा, ठीक है। वो अहिंसावादी आंदोलन तो ये डराने के लिए राजनीति कर रहे थे आप लोग। किसान कभी भी गलत नहीं करता है। अरे किसान कहां से आ गया इसमें? यही तो दरअसल, चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। तरीके का नतीजा है निखिल जी, ठीक है, इन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी। आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। किसान डरता नहीं है। किसान के नाम पर जो सियासत की जा रही है दरअसल वो बहुत सारे लोगों को इस देश में डरा रही है कि किसान के नाम पर जो सियासत की जा रही है, जो अराजकता फैलाई जा रही है, दरअसल वो डराती है। और वो डराती है कि जब हम राजनीति की बात करते हैं कि हम सेवा के लिए कर रहे हैं, हम किसानों के साथ खड़े हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, तब ये बात डराती है कि दरअसल आप कुछ फेक नैरेटिव गढ़ करके सत्ता परिवर्तित करना चाहते हैं। मोटिव कहीं किसानों का साथ देना नहीं। कृष्णवीर चौधरी, आपके पास आएंगे। एमएसपी जो बढ़ोतरी हुई है उस पर तो जो आपका रिएक्शन है, क्योंकि जिस तरह से ये बता रहे हैं कि दरअसल कोई फायदा नहीं हुआ है, आपका क्या इस पर कहना है? और दूसरी बात ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से कहा कि किसान डरता नहीं है, ये किसानों का आंदोलन, क्या आपने भी बाइट सुनी? क्या ये सचमुच किसानों का आंदोलन था? पहले मैं एमएसपी की बात बता देता हूं। इस सरकार ने वायदा किया देश के किसानों से कि हमारी सरकार लागत पर 50% लाभकारी मूल्य जोड़कर एमएसपी देगी। जो अभी तक एमएसपी दिया जा रहा था और जो अब रबी का घोषित किया है, उसमें मैं 5 फसलों की बात रख देता हूं। गेहूं का 2425 रुपये जो किया, 150 रुपये कुंटल इजाफा किया है जी। और इसमें 105% मुनाफा है लागत के ऊपर जोड़कर, तब ये 2425 रुपये किया है। जब हम जौ की बात करते हैं तो 1850 रुपये से उसे 1980 रुपये किया, 130 रुपये बढ़ाया है। ये 60% लागत पर मुनाफा जोड़ के ये दाम घोषित किया। चने की मैं बात करता हूं तो 5440 रुपये को बढ़ाकर 210 रुपये बढ़ाकर 5650 रुपये किया है। ये 60% लागत पर लाभकारी मूल्य जोड़कर किया है। मसूर की जो हम बात करें तो 6425 रुपये था, उसे बढ़ाकर 275 रुपये बढ़ाकर 6700 रुपये किया है। वो 85% लागत पर लाभकारी मूल्य जोड़कर किया है। सरसों की मैं बात करता हूं तो 5650 रुपये था, जिसे 5950 रुपये किया है। इसमें 98% लाभकारी मूल्य जोड़ा है लागत पर, और ये 300 रुपये कुंटल का जो बढ़ावा किया है ये एमएसपी पे। ये तो है एमएसपी की नंबर 1 स्थिति जो सरकार ने वायदा किया था वो। नंबर 2 पे मैं बात करता हूं। यूपीए सरकार का जब 14 तक सरकार में थी, 13-14 में, तो बजट था 27,000 करोड़ का जी, और आज 5 गुने से ज्यादा बढ़ाया है इस सरकार ने कृषि के बजट को, और ये 10 सालों में बढ़ाया है 5 गुने से ज्यादा। ये क्या है भैया? अगर ये आपकी समझ में नहीं आता कि 10 सालों में यूपीए के सरकार के बजट को 5 गुने से ज्यादा बढ़ाकर किसानों के लिए ये सरकार ने दिया, तो क्या समझ में आएगा? कैसे समझ में आएगा? समझ में वो आता है जो सिखाया जाता है, वो नहीं हमें समझना चाहिए। हमें हकीकत को देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम 2014 में कहाँ खड़े थे और आज हम 2024 में कहाँ तक पहुँचे हैं। हमारी क्या क्या नीतियाँ थी, आज हमारी नीतियों में क्या एमएसपी में जो सरकार ने कहा वो दे रहे हैं, नहीं दे रहे। मैं एक सवाल पूछता हूँ साबित भैया अपने से और दुष्यंत जी से। पंजाब सरकार को केंद्र सरकार ने पैसा देने के बावजूद भी खरीदी नहीं कर रहे हैं वहाँ धान की, और किसान परेशान है। वहाँ कोई किसी भी किसान नेता का इंडी गठबंधन से जो तमाम जुड़े हुए लोग हैं, एक ने ये नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी किसानों के साथ ऐसा क्यों कर रही है। भगवंत मान जी, आप ये किसानों के साथ गलत कर रहे हैं, कोई बयान नहीं करेंगे। कर्नाटक में किसान आत्महत्या करेगा, आप नहीं कहेंगे। तेलंगाना में परेशानी होगी, आप नहीं कहेंगे। हिमाचल में किसान सेब के लिए मर रहा है, आप नहीं कहेंगे। आपको सिर्फ ये देखना है कि हमने क्या वायदे कांग्रेस से
और हमने अंतर्राष्ट्रीय जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनसे क्या वायदे करे हैं, किस तरीके के हमें टूल किट दिए जा रहे हैं, क्या डीप स्टेट का ऑपरेशन है। ज़्यादा मैं कुछ चीज़ें नहीं खोल सकता, चीज़ें सब सरकार की एजेंसीज अब देख रही हैं कि कहाँ कहाँ तार किसके जुड़े हुए हैं। मैं एक बात कहता हूं और आपको भी कहता हूं, आप भाई हैं छोटे, हमें हरियाणा के लोगों का, अपने बहनों का, भाइयों का, युवाओं का बहुत आभार प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने एक सही सरकार का चुनाव किया। अन्यथा इस देश के खिलाफ जो साजिश की जा रही थी और आंदोलन के नाम पर किसानों के खिलाफ जो था वो ये था कि हुड्डा ने तो कहा कि हम तो रास्ता खोल देंगे। वो किस लिए? कि दिल्ली में शांति भंग हो, पूरे देश में किसानों के नाम पर जो है हम एक ऐसा प्रोपेगेंडा आग लगाने की काम करें, देश में शांति भड़काएं और देश में ये ना देश के हित में था, ना देश के नागरिकों के हित में, ना किसानों के हित में है। किसानों का ये काम नहीं था कि हम ठेका ले लें कांग्रेस से कि हम आपके लिए काम करेंगे। योगेंद्र यादव ने 2022 में क्या कहा, उसी आंदोलन के लिए मैं कह रहा हूं, अब कहा कि हमने तो पिच तैयार कर दी, अगर वो नहीं खेल पाए तो इसमें हमारी क्या गलती है। एक्सपोज हो गया था उस समय भी, लेकिन फिर वो बात वहीं खत्म हो गई कि चलिए अब ये कह रहे हैं। अभी चढ़नी ने सारा एजेंडा जो था, पूरा एजेंडा उन्होंने खोल के रख दिया कि भाई हमने तो सब कुछ करा, हमने तो सब कुछ बनाया था, लेकिन इन्होंने सब खराब कर दिया। और क्या पूछना है, किससे पूछना है? हरियाणा में चढ़नी से बड़ा नेता कौन थे आंदोलन करवाने वाले? और पंजाब के आंदोलन में भी हरियाणा में उनकी भागीदारी थी। मैं एक बात कहता हूं कि ये फेक नैरेटिव जो किसानों के नाम पर घड़ा जा रहा है, ये पूरी तरह फेल हो गया है, देश समझ गया। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव अभी हुए थे, क्या हुआ जम्मू में? जम्मू में कृषि का क्षेत्र है और क्यों कांग्रेस की वोट प्रतिशत जो है इतनी बुरी तरह नीचे चला गया? वो इसलिए कि चीजों को समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सब चीजें हम ही समझते हैं, आपको भी समझना चाहिए। अब देश का हर आदमी का फर्ज है कि वो दूध को दूध और पानी को पानी समझ गया, उसे पता लग गया कि आंदोलन भारत के विकास के खिलाफ है, भारत के लोकतंत्र पर हमला है, भारत की शांति को खुर्द-बुर्द करने के लिए, देश में अराजकता मचाने के लिए और सरकार को टॉपल डाउन करने के लिए ये इंटरनेशनल साइड, चाहे जॉर्ज सोरोस का फंडिंग है और चाहे दूसरे लोगों का फंडिंग है, फंडिंग खुल के आता है। और फंडिंग में ये ट्रैक्टर जिस तरीके से शंगू बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, क्या ये किसानों के ट्रैक्टर इस तरीके से कन्वर्ट किए जाते हैं कि टैंक की कन्वेयर बेल्ट उसमें लगा रहे हैं? अरे क्यों बेकार इस तरीके की बातें किसानों के नाम पर होती है, मुझे कहने में अब शर्म आने लगी। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो ये जो किसानों के हितों की बात हो रही है उस पर भी चर्चा जारी रखेंगे, और क्या ये जो इस देश की सियासत है किसानों को लेकर इसी दिशा में ऐसे ही आगे बढ़ेगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे दर्शकों। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से MSP में बढ़ोतरी हुई है और जो किसान आंदोलन था उसका भी सच अब सामने आ गया है। तो ये कहा जाए कि फेल हुआ है फेक नैरेटिव तो शायद गलत नहीं होगा। हमारे साथ चर्चा में 5 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हम जाएंगे दुष्यंत नागर जी के पास, बहुत देर से वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं। और दुष्यंत नागर जी, जो आप अपनी बात कहें उसके साथ में ये तो बताएं ही कि किस तरह से जो बीजेपी कह रही कि पिछले 10 वर्षों में 5 गुना से ज़्यादा जो किसी कृषि का बजट है वो बढ़ाया है। लेकिन ये बताइए कि जो आपके द्वारा शासित राज्य हैं, जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे हिमाचल हो, या दूसरे जो प्रदेशों में, जब हम पंजाब की भी बात करते हैं,
भले ही आपका शासन वहां ना हो, लेकिन आपके सहयोगी तो है ही हैं, तो वहां पर ये सारी चीजें आप क्यों नहीं लेकर के आते हैं? वहां पर ये आंदोलन वहां क्यों नहीं? जी देखिए, केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ में जहां पे इंडिया अलायंस की सरकारें हैं सहयोग नहीं कर रही है, उचित धन मुहैया नहीं करा रही है, जीएसटी का हिस्सा समय पर नहीं दे रही है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, जिस तरह से आपने तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पे पेश किया, इस बात को साबित करना होगा आपको, क्योंकि देखिए आप ये बात, हाँ, इस बात को साबित करना होगा। इस बात का जवाब भी मैं सिद्धार्थ यादव से ले लूंगा, ठीक है? नेशनल टेलीविजन पे बैठ के हम कोई गलत बात, हल्की बात नहीं कहते सर। चलिए, उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, मैटर कोर्ट में आया था, नंबर नहीं बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट में मैटर। सिर्फ दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोला अखिलेश जी, ये चलिए आप अपनी बात खत्म करिए, बात खत्म करिए दुष्यंत जी। दूसरा मैं एक फसल के दाम को उठाता हूं, चने का दाम आपने बताया 5600 रुपया चने का दाम कर दिया है। आज चने की दाल किस भाव उपभोक्ता को मिल रही है? 200 रुपया किलो। हमारी सरकार के टाइम पे 31 रुपए में किसान से खरीदी जा रही थी, लेकिन चने की दाल की कीमत थी 60 से 70 रुपए किलो के बीच। तो आज उपभोक्ता को क्या फायदा हो रहा है? उपभोक्ता को तो नुकसान हो रहा है, मिडिलमैन पैसा कमा रहे हैं और किसान तो वहीं का वहीं है। महंगाई देखिए कितनी बढ़ गई है, किसी भी चीज को देख लीजिए, स्कूल कॉलेजेस की फीस देख लीजिए। लेकिन सवाल हमारा वहीं रह गया फिर भी। देखिए जो सवाल था, ये सवाल था कि जो कर्नाटक में, जो हिमाचल में, जो दूसरे राज्यों में, वहां पर फिर आपकी इतनी फिसलती स्थिति क्यों है? कर्नाटक में राज्य की सरकार ने 3000 रुपया महालक्ष्मी बहना योजना शुरू की है, जहां महिलाओं को दिया जा रहा है, छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा रही है। इसका किसानों से क्या लेना देना है? आप अपनी योजनाएं क्यों बता रहे हैं? फिर वो सिद्धार्थ यादव को बताएंगे, वो आधे घंटे तक अपनी योजनाएं बताते रहे। कर्जा किसान का माफ करने का काम किया है तेलंगाना की सरकार ने। सिद्धार्थ जी बताएं, इन्होंने कितना कर्जा माफ किया है? इन्होंने कर्जा माफ किया है बड़े पूंजीपतियों का, बड़े उद्योगपतियों का। आप दरअसल जो सवाल पूछा जा रहा है उसको आप कहीं से कहीं ले जा रहे हैं, लेकिन मैं सिद्धार्थ यादव से इसका जवाब लूंगा। सिद्धार्थ यादव ये कह रहे हैं कि दरअसल जो आपकी सरकार रही है उसने इन प्रोपोर्शनेट रेशियो जो बढ़ाया है वो अभी नाकाफी है। फिलहाल ये इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। और एक जो आरोप ये भी लगाया है कि दरअसल जो कर्नाटक की बात हो, चाहे हिमाचल की बात हो, चाहे दूसरे राज्यों की बात हो जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहां पर केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही। गलत है। देखिए मैं दोनों तीनों बातों का जवाब देता हूं। सबसे पहले तो अभी कृष्णवीर जी ने बहुत अच्छे से आपके सामने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और एमएसपी उसका एक आंकड़ा देख लिया, वो अनुपात आपको बता देता है। आज अगर किसी क्रॉप का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कुछ है और उससे 105% ऊपर आपको एमएसपी मिल रही है, उसकी तुलना आप 2012 से करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सरकार क्या मत से अपना किसानों के हित में क्या काम करा करती थी। 21,000 करोड़ का बजट 2012 में था, वो 1.25 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है। किसानों के लिए अनेक नई स्कीम्स हमारी सरकार लेकर के आई। 1285 की गेहूं पर एमएसपी थी, आज वो एमएसपी बढ़ा करके 2400-2500 के लगभग वो एमएसपी पहुंच गई है, जो कल बढ़ी है। मैं मानता हूं ये अपने आप में दिखाता है कि कितना एक सरकार ने देश में किसानों को उनकी जीवन को सुविधा देने के लिए, उनको रियायत देने के लिए कितने प्रकार के काम किए। उसका परिणाम हमको चुनावों में भी कृषि प्रधान राज्य जैसे हरियाणा वहां पर मिला है। पर अब कांग्रेस की सच्चाई भी आनी जरूरी है। कर्नाटक के अंदर 1200 किसानों ने आत्महत्या कर ली। एक किसान नेता भी आपके शो पर भी बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए एक शब्द बोला हो तो उस पर। कांग्रेस की सरकार आने के बाद कर्नाटक के अंदर किसानों की इतनी बदहाली हो जाए और किसान आत्महत्या में नंबर 1 प्रदेश कर्नाटक बन जाए, कांग्रेस शासित कर्नाटक बन जाए, तो मैं मानता हूं इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। आज हिमाचल के अंदर, कर्नाटक के अंदर, तेलंगाना के अंदर जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां आर्थिक स्थिति प्रदेशों की क्या है ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। कहीं तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, कहीं फ्यूल के प्राइसेस बढ़ाने पड़े, कहीं आपको बस फेयर्स बढ़ाने पड़े, कहीं हर चीज बढ़ाई जा रही है, हर चीज महंगी की जा रही है। और वहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहां बैठ करके बिना किसी आंकड़े के, मैं मानता हूं कि अगर आधारहीन बात करेंगे तो वो इस डिबेट की सार्थकता को कहीं ना कहीं नीचे ले जाने का काम करेगा। इस देश में हमारे सभी लोग जानते हैं, हमारे देश के सभी लोग जानते हैं कि आज झूठ और प्रोपेगेंडा ये आगे नहीं चल सकता है। किसान हितैषी कोई स्कीम कांग्रेस पार्टी बता दे,
स्वामीनाथन कमीशन पर कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था वो बता दे। पर कभी भी किसानों के साथ ना खड़े होने वाली कांग्रेस पार्टी ने जब नया नया अपना हथियार समझा और हथकंडा उनको समझ में आया कि किसानों की एक वर्ग किसानों के कंधे पर बंदूक चला करके हम अपनी राजनीति को चमका सकते हैं, उसका दुष्परिणाम है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को बरगलाने में सक्सेसफुल हो पाए थे कुछ समय के लिए, पर वो दौर भी अब जा चुका है। आज हरियाणा की सरकार, केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सभी प्रदेशों की सरकार वो किसान हितैषी सरकारें हैं, जहां पर सबसे ज्यादा किसानों के लिए सुविधा, एमएसपी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलना, सॉइल कार्ड्स मिलना, किसानों की जमीनों की मैपिंग होना, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इंक्लूजन होना, ऐसे अनेक काम देश भर में हुए हैं। और मैं मानता हूं कि उसका परिणाम हमको भी मिलेगा ताकि किसान की आय आगे भी बढ़ सके और वो देश की, हमारी इकोनॉमी में, देश के प्रगति में अपना योगदान और बेहतर से दे सके। ठीक है दुष्यंत, अगर कुछ आप कहना चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूं बहुत संक्षेप में कहें, फिर मैं संजय राणा जी के पास जाऊंगा। संक्षेप में कहूंगा, 154 पिछले साल की रिपोर्ट है भारत सरकार की, 154 किसान और खेतिहर मजदूर प्रतिदिन आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, प्रतिदिन। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं कर्नाटक उसमें टॉप पर है, ये पता है आपको? जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें कर्नाटक टॉप पर है। वहां तो मात्र वर्ष भर में 1200 ने किया है, 154 प्रतिदिन टॉप पर है। कृषि मंत्री क्या कह रहा है शिवानंद गौड़ा? ये देखिएगा कि जब आप एक उंगली उठाएंगे तो 3 उंगली आपकी तरफ आएंगी। और किसानों के बच्चों की शिक्षा छूट गई है, अधूरी रह गई है, बहन बेटियों की शादी नहीं हो पा रही। ठीक है, मैं अब इससे ज्यादा मुझे लग रहा है ये वेग स्टेटमेंट्स आप दे रहे हैं। कृष्णवीर चौधरी जी, मैं आपके पास आता हूं, उसके पहले मैं संजय राणा जी के पास जाऊंगा। मैं दरअसल ये समझना चाह रहा हूं संजय जी आपसे कि ये जो जब हम कहते हैं कि फार्मर सेंट्रिक पॉलिटिक्स, तो क्या उसका यही हश्र है कि किसानों को दरअसल उनकी हम हितैषी, उनके हित की बात ना करें, बल्कि किस तरह से उनको यूज कर सके? ये जो सियासत का एक जो पहलू है, ये किस तरह से देख रहे हैं आप? इसको कहाँ लेकर जाएगा हमें? निखिल जी, देखिए, मुख्य प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं 2-3 आंकड़े यहाँ रखना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 वरिष्ठ व्यक्ति, 2 बड़े भाई हमारे यहाँ बैठे हुए हैं और ये आंकड़े नहीं दे पा रहे हैं, गोल 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 घूम रहे हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बात की, गैस का प्राइस क्या था, महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, सब बढ़ गया। इनको मैं पूछना चाहता हूँ, 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो गैस सिलेंडर के प्राइस क्या थे? 287 रुपए, 287 रुपीज। जब ये छोड़ के गए थे मान्यवर लोग, 1 जनवरी 2014 का इकोनॉमिक टाइम्स कोई भी जाके पढ़ सकता है, तो नॉन सब्सिडी का सिलेंडर 1241 रुपए का था। आपको याद होगा रेणुका चौधरी किस तरह दहाड़े मार मार के रो रही थी, बोल रही थी कि क्या आप 900 रुपए का सिलेंडर नहीं खरीद सकते? तो भैया 287 से 900 कितना परसेंट होता है बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा तथ्य, जब ये पेट्रोल डीजल की बात करते हैं तो पेट्रोल 34 रुपए का था, जब छोड़ के गए तो 72 रुपए का था, 215%। आज हम नोएडा में बैठे हुए 97 रुपए का पेट्रोल भराते हैं, 35% का वृद्धि है, चाहे डीजल में देख लीजिए चाहे पेट्रोल में देख लीजिए। जहां तक खाद्यान्न की बात कर रहे थे, देखिए खाद्यान्न का भी जानना जरूरी है। मैं बार बार कोट कर रहा हूं कि जाके कोई भी आदमी गूगल करके पढ़ ले थोड़ा सा। भैया 30 सितंबर 2013 का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, उसमें कैटेगोरिकली मेंशन है यूपीए सरकार में ऑन एन एवरेज महंगाई 157% बढ़ी है। तो भैया आप सो रहे थे क्या? आपको एक एक खाद्यान्न, वीट से लेकर शुगर से लेकर के, मैं एक आंकड़ा और दे देता हूं क्योंकि दुष्यंत भाई आंकड़े नहीं देंगे, गोल गोल बातें करेंगे, देश में महंगाई बढ़ गई है। आटा 2004 में ना मान्यवर 7 रुपए किलो था, जब आप छोड़ के गए आटा तो 28 रुपए किलो, और आज के देश में खुला आटा 33 रुपए के मिल रहा है नोएडा में। तो देख लीजिए कितने % आटा में। आप बोलोगे मैं शुगर गिना दूंगा, तो देखिए आपको अगर राजनीति करनी है तो सत्यता के साथ राजनीति करनी चाहिए और तथ्यों के साथ राजनीति करनी। मेरी बहनों की बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, अरे ये तो पंचवर्षीय योजना राजीव गांधी की, तो ये नहीं हो पा रहा है, तथ्य कुछ भी नहीं है, साक्ष्य कुछ भी नहीं है। मैं तो नंबर बता रहा हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया का दे रहा हूं, इकोनॉमिक टाइम्स का दे रहा हूं और पूरा आंकड़ा रखने को तैयार हूं एक एक तरीके से। अब आता है मुख्य प्रश्न पे। ठीक है, समस्या क्या है? विपक्षियों का काम क्या होता है निखिल भाई कि अगर सरकार कोई गलत काम कर रही है उस पर प्रश्न चिन्ह उठाना। आत्महत्या के आंकड़ों पे बात करिए संजय जी। आत्महत्या 154 किसान डेली आत्महत्या कर रहा है,
आप तो अच्छा, नोएडा ठीक। में बैठे चलिए अपने किसान पे आ गए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मत बोलिए, ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। पॉइंट आ गया, जवाब तो दे दीजिए। अरे सर सुन लीजिए, करने का प्रयास अरे सर सुन लीजिए, अरे सर सुन लीजिए, किसान नेता झूठ को सुन ले आपके। अरे दुष्यंत जी, किसान नेता सुन लीजिए, दुष्यंत जी आप जवाब भी सुन लीजिए ना। अरे सुन तो लीजिए, मानवर तड़प क्यों रहे हैं? लोगों को अपमान कर रहे हैं आप। दुष्यंत जी सुन तो लीजिए, आपने सवाल पूछा, उसका जवाब देने को तैयार है। कहीं रंगे हाथों पकड़े गए हैं, तथ्य नहीं है आपके पास। आता हूँ, तथ्य नहीं है, तथ्य नहीं है। महंगाई पे दुष्यंत जी आपने सवाल पूछा, उसका वो जवाब देने को राजी है, फिर आप उनके ऊपर बोल रहे हैं। एक मिनट मैं चाहता हूँ आप दोनों लोग शांत हो जाएं। मैं चाहता हूं दोनों लोग शांत हो जाएं। पहले दोनों लोग शांत हो जाएं। दुष्यंत जी आपने एक सवाल पूछा जिसका जवाब संजय राणा देने को तैयार है, फिर आप उनके ऊपर क्यों बोल रहे हैं? आप उनका जवाब तो सुन लीजिए, आपका पॉइंट आ गया। समस्या क्या है? खींच है। जब आदमी कुछ नहीं कर पाता तो छटपटाता है, खींच निकालता है, अशब्द बोलता है, डांटता है और चिल्लाता है। अब मैं आता हूं किसानों की बात पे। इन्होंने बोला कि प्रतिदिन इतने किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मैं कर्नाटक की बात नहीं कहूंगा क्योंकि हमारे दूसरे भाइयों ने इसकी वर्णन ऑलरेडी कर दिया। 1,86,000 किसान आपके शासनकाल में सिर्फ महाराष्ट्र में मरे थे। तो क्या आपकी आंखों में और मुंह में क्या फेविकॉल का घोल लग गया था? क्या उस समय मुंह में नहीं आता था कि भैया किसान आंदोलन, किसान की मृत्यु हो रही है? 1,86,000 पूरे देश में कम से कम 5 लाख किसानों ने आत्महत्या की थी और सबसे ज्यादा हमारे विदर्भ में किया था। आप ही की सरकार थी और आपके एनसीपी के सर्वा हुआ करते शरद पवार साहब, सब तो सो रहे थे उस समय। क्या तब किसानों की याद नहीं आई थी? अब आते हैं निखिल जी आपके मुख्य प्रश्न में। देखिए, राजनीतिक में 12 बोलता हूं, राजनीतिक विपक्षी का काम होता है सरकार को आईना दिखाना, गलत काम करे उसको उजागर करना। लेकिन समस्या क्या है? अगर सरकार कोई अच्छा भी काम कर रही है तो उस पे भी इनको ऑब्जेक्शन है। आप ये बताइए, हमारे मलिक साहब ने बताया, हमारे सिद्धार्थ भाई ने बताया कि एमएसपी में खुद बता रहा हूं 50 से 100% की वृद्धि हो गई है। जो 1250 रुपए का था वो 2400 रुपए का हो चुका है। तकरीबन ऑलमोस्ट 100% की वृद्धि हो चुकी है। उसके बाद भी इनको तड़प है, इनको सिर्फ देश में बरगलाना है। आप ये बता दीजिए, ये जाति जनगणना की बात करते हैं, अपने स्टेट में क्यों नहीं कराते हैं? इस जाति की बात करते हैं, अपनी जाति नहीं बताते हैं। तो समस्या क्या है? अपना नहीं कुछ बताएंगे कि मैंने क्या किया। मैं बोल रहा हूं ना, 9 रुपए का चीज 28 रुपए कितने प्रतिशत? आंसर नहीं है। लेकिन मेरे ऊपर चिल्ला रहे कि मेरी बहन बेटियों की शादी नहीं पा रही। बताओ कौन से स्कूल की फीस बढ़ गई है? मैं बता सकता हूं, आज से 10 साल पहले एक स्कूल की फीस 40,000 रुपए थी, आज बढ़कर के वही क्वार्टरली फीस 57,000 रुपए। जो मैं बात कर रहा हूं बड़े स्कूल की, नोएडा की, भैया कितने प्रतिशत बढ़ गया है? तो आप परसेंटेज के हिसाब से कमाई 72,000 रुपए थी, आज हमारी 1,40,000 रुपए आमदनी प्रति व्यक्ति हो गई है। तो आपको हर आंकड़े के साथ तुलनात्मक तथ्य देना पड़ेगा। सिर्फ बोल देने से राहुल गांधी की तरह कि सुबह उठे और लगे कुछ बरगलाने, कुछ लगे बोलने, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इस पर जवाब लेंगे दुष्यंत जी आऊंगा मैं आपके पास। दुष्यंत जी आऊंगा। एक दलित विद्यार्थी, ठीक है, अब दलित और आरक्षण पर आ गए आप। अब कहाँ आरक्षण और दलित पर आ गए? हम किसानों के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। कर्नाटका में कितने दलित आईएएस अधिकारी हैं? चीफ सेक्रेटरी कर्नाटका का कौन है? आप हरियाणा का चीफ सेक्रेटरी कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? आप जवाब दीजिए। कोई दलित है? कोई भी चीफ सेक्रेटरी दलित है? छूट का पुलिंदा कांग्रेस को बनाना है, इनको पता नहीं है, बोलने लग जाते हैं कुछ भी। ये नहीं चलेगा देश में। ठीक है दुष्यंत जी, ठीक है, चलिए आप दोनों लोग शांत हो जाइए। 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 दरअसल देखिए, कोई भी दुष्यंत जी और संजय जी, मैं रुकूंगा यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस बात को भी समझे कि दरअसल जब ये पूरा मामला सामने आता है और हम एक दूसरे को सुनने को भी राजी नहीं होते हैं, तो ये मामला कहीं ना कहीं डाइल्यूट होता है। हम चाह रहे हैं कि जो समस्या है उसके बारे में बात की जाए, उसके बारे में बात की जाए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, एक ब्रेक के लिए जाएंगे। ठीक है, डीडी न्यूज पर। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं कि फेक नैरेटिव किस तरह से ध्वस्त हुआ है, किस तरह से जो किसानों को लेकर के जो आंदोलन चलाने की बात कही जा रही थी, दरअसल उसका जो फेक नैरेटिव है वो ध्वस्त हुआ है, और किस तरह से जो MSP पर लगातार सरकार बढ़ोतरी कर रही है उससे किसानों को फायदा पहुंचा है। इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ 5 खास मेहमान बने हुए हैं और इस वक्त इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कृष्णवीर चौधरी जो कि अध्यक्ष है भारतीय कृषक समाज के, उनके पास मैं आऊँगा। कृष्णवीर चौधरी जी, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो लगातार ये बात कही जा रही है कि दरअसल जो बढ़ोतरी हुई है वो उस रेशियो में नहीं हुई जिस तरह से होना चाहिए, जिस तरह से अभी दुष्यंत नागर जी ये बार बार इस सवाल को उठा रहे हैं। देखिए, मैंने शुरू में ही, कार्यक्रम के शुरू में ही लागत क्या है और लागत पर कितने प्रतिशत लाभकारी मूल्य जोड़कर MSP घोषित किया है, ये मैंने शुरू में 5 फसलों का बता दिया है। अब अगर वो उसका बहस का मुद्दा अब नहीं बचा है, उसमें आप ये कह सकते हैं कि ये A2 + FL + 50% का कहा था और ये अब A2 + FL + 105% है, A2 + FL 60% है, A2 + FL 60% है, A2 + FL 89% है, A2 + FL 98% है। तो ये भी नहीं है। लागत को जोड़कर उस पर कितने प्रतिशत लाभकारी मूल्य जोड़ा है, मैंने वो आपको बताया है और ये एक कैलकुलेशन है। मैं सन 47 और सन 67 की बात नहीं करी, मैंने आज की लागत और आज की प्रतिशत को आपको बताया है। ये तो है MSP का मुद्दा। लेकिन मैं 2 बातें कहना चाहता हूं अपने मित्रों से और सारे मित्रों से कहना चाहता हूं कि मुझे बहुत शर्मनाक बयान लगा कर्नाटक के कृषि मंत्री शिवानंद गौड़ा का। उन्होंने ये बयान दिया कि किसान आत्महत्या इसलिए कर रहा है कि उसके परिवार को 5 लाख रुपए मिलेंगे। अरे इतना मत गिरो, इतने किसानों के नाम पर इस तरीके की एक मिनट मैंने उस दिन भी कहा था कि इस तरीके की बयानबाजी मैं बीच में नहीं बोलता, मैं इस तरीके की बयानबाजी की बात कर रहा हूं कि ये गाली है किसान। एक बोलिए दुष्यंत जी, आपके पास आएंगे। ये गलत है दुष्यंत जी इस तरीके से आएंगे आपके पास। दूसरा मुद्दा, इसके बाद आपके पास आ रहे हैं। मैंने ये कहा कि किसानों को, ये किसानों के नाम पर शर्मनाक बात करनी है और इस तरीके से हमें शर्म आती है कि इस तरीके के कृषि मंत्री हमारा बयान दे। दूसरा मुद्दा, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, जिस तरीके से हिमाचल को आर्थिक रूप से दिवालिया बना लिया है ना, मालूम है कि उसको आर्थिक रूप से दिवालियापन से निकालने पे क्या बात करी गई है। 1 मिनट आपको जानकारी भी नहीं होगी जो मैं अब आपसे कह रहा हूं, उसको सुनिए। आप ये देखिए, कांग्रेस पार्टी के अर्थशास्त्री पी चिदम्बरम, जयराम रमेश और मोंटेक सिंह आलूवालिया से भी सलाह करके कहते हैं कि जितने टॉयलेट है ना घरों में, जितने टॉयलेट है घरों पे, उन पे हर टॉयलेट पर 25 रुपए हर महीने वसूल करने की बात। अरे आप किस तरीके की नीतियों की बात करते हो? एक तरफ आप बर्बाद करते हो प्रदेशों को आर्थिक रूप से और फिर आप आम आदमी को सताने का, ये आम आदमी को सताने की बात है। आपकी समझ में नहीं आई मेरी बात। मैं कह रहा हूं ये सताने के काम मत करिए और इस तरीके से सत्ता के लिए बहुत धोखा दे लिया कांग्रेस ने किसानों के नाम पर। अब एक्सपोज हो चुके हैं और इंटरनेशनल साजिश की हमारी एजेंसीज को जांच करने की मैं मांग करता हूं कार्यक्रम के माध्यम से। तत्काल जांच होना चाहिए। जिस तरीके से देश के खिलाफ बांग्लादेश का उदाहरण देते हो, ये बांग्लादेश समझ रखा है, ये हिंदुस्तान है, ये बांग्लादेश नहीं है। ठीक है। मैं दुष्यंत नागर जी आपके पास आना चाहता था। दुष्यंत नागर जी मैं आपके पास आना चाहता था। एक मिनट कृष्णवीर चौधरी जी, देखिए मैं आपके पास आना चाहता था लेकिन आप लगातार बोलते रहे दूसरे के ऊपर, इसलिए आपने अपना मौका गवा दिया। ये बिल्कुल क्लियर है। नहीं ठीक है। अब मैं संजय राणा जी के पास आऊंगा। संजय राणा जी, आखिरी कमेंट्स में चाहूंगा बहुत जल्दी से, संक्षेप में। आपको लगता है कि ये जिस तरह की जो सियासत है इसको बदलने की जरूरत है? देखिए, सियासत हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। मेरे पास नहीं आ रहे, आप लगातार दूसरों को बोलने नहीं दे रहे, तो क्या करेंगे? मैं शो छोड़ दूंगा अगर आप मेरे पास नहीं, शो छोड़ने की बात ही नहीं है। आप दूसरों को बोलने नहीं दे रहे, उसका कह रहे शो छोड़ देना, आप धमकी दे रहे हो। ये कौन सी बात होती है? ये आपके चलाने से चलेगा? आप जैसा चलाएंगे वैसा चलेगा?
आप जैसा चलाएंगे वैसा नहीं चलेगा। आपसे बार बार ये कहा जा रहा है, आपसे बार बार कहा जा रहा है कि आप एक बार शांत रहिए, आप शांत रहकर दूसरे को सुनिए, और आप सुनने को राजी नहीं है। तो ऐसे थोड़ी चलता है। संजय राणा जी अपनी बात कहिए। निखिल भाई देखिए, सिंपल से बड़ी क्लियर बात है कि देखिए, जब आदमी के पास ज्ञान कम होता है, तथ्य कम होता है, तो इसी तरह छटपटाता है, बौखलाता है, जो उसमें आपको टीवी में नजर भी आ रहा था। इनके पास तथ्यों की कमी थी, एक भी आंकड़े नहीं दे पाए। चौधरी साहब ने कितने तरीके से समझाया, एक एक बिंदुवार तरीके से फॉर्मूले के साथ समझाया, उसका आंसर ना इनके पास था ना समित मलिक साहब के पास था। देखिए, ऐसा है कि राजनीति हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए और जनता के हित में होनी चाहिए, जब पक्ष हो या विपक्ष हो। अगर जनता का थोड़ा भी लाभ हो रहा है, आम आदमी का थोड़ा लाभ हो रहा है, किसानों का लाभ हो रहा है, तो उसके लिए हम सराहना करनी चाहिए। अगर कहीं नहीं हो रहा है तो विपक्ष का काम है कि कहीं ना कहीं बैठ करके सरकार से डिस्कशन करे और ऐसी पॉलिसीज बताए जिसमें सबका विकास हो। देखिए, विकास चाहे किसान हो चाहे आम जनता हो, दोनों का विकास की जरूरत है। कोई किसान हमसे अलग नहीं है, आम आदमी कोई अलग नहीं है, हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। एक खानदान में अगर 5 भाई हैं तो एक किसानियत कर रहा है, दूसरा इंजीनियर डॉक्टर है, सबको मिलकर ही काम करना पड़ेगा। जब परिवार आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ सकता है। लेकिन विपक्षियों की प्रॉब्लम ये हो गई निखिल भाई कि इनको हर चीज में इफ एंड बट निकालना, हर चीज में नुकसान निकालना। हमारा देश तरक्की कर रहा है। जी बिल्कुल, जो विरोध के लिए विरोध दरअसल कर रहे हैं, समस्या वहीं पर आ रही है, और इस विरोध में किस हद तक चले जाएंगे ये भी देखने की जरूरत है और ये समझने की जरूरत है। अच्छी बात यह है कि हमारे इस देश के किसानों ने इसको समझा है, और इसीलिए हम कहते हैं कि फेक नैरेटिव ध्वस्त हुआ है। बहुत शुक्रिया कृष्णवीर चौधरी जी आपका, और संजय राणा जी आपका, सिद्धार्थ यादव जी जुड़े थे, साबित मलिक जी जुड़े थे, दुष्यंत नागर जी, हालांकि वो अपनी बात रखने से ज़्यादा दूसरों को डिस्टर्ब करने में थे, लेकिन उनका भी शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया आप सभी का। और 5 की पंचायत में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।